हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू निर्वाणा इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल। पंजाब पुलिस कांस्टेबल सीरीज की आज क्वांट्स की 5th क्लास है। उम्मीद करता हूं कि पिछली 5 क्लासेस आप लोगों ने देख ली होंगी। उनमें जिस वैरायटी के क्वेश्चंस थे उनको प्रैक्टिस भी कर लिया होगा। आज 6th क्लास में आज की क्लास थोड़ी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कुछ अच्छे लेवल के क्वेश्चंस हैं। तो आज हम लोग जो क्वेश्चंस करने जा रहे हैं इनको भी साथ साथ सॉल्व करते रहना और अपने आंसर्स के साथ मेरे आंसर्स एक बार मैच कर लेना और ट्रिक्स मैच कर लेना। ठीक है, तो आज हम लोग शुरू करने वाले हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। तो फर्स्ट क्वेश्चन, सबसे पहले टाइम एंड वर्क का कॉन्सेप्ट आ गया है हमारे पास। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन कह रहा है 4 men can do a piece of work in 6 days while 3 women can complete the same work in 16 days। सबसे पहले जरूरी चीज होती है कि आप लोगों को डाटा पता लग जाना चाहिए। तो डाटा तो इसने सीधा सीधा दे दिया है कि 4 आदमी है वो 6 दिन में करते हैं, 3 वुमेन्स हैं वो कितने दिन में कर रही हैं? 16 दिन में। आपसे पूछा है इन हाउ मेनी डेज 1 मैन एंड 2 वुमेन कंप्लीट द सेम वर्क। देखो, अगर ऐसा क्वेश्चन आता है कि इतने लोग इतने दिन में करते हैं तो पहली चीज तो माइंड में ये स्ट्राइक हो जानी चाहिए कि हमारा जो फॉर्मूला लगने वाला है वो कौन सा लगने वाला है? m1d1 इज इक्वल टू m2d2। ये तो यहां तो क्लैरिटी आ जानी चाहिए कि भाई जब भी इतने लोग इतने दिन में कर रहे हैं तो यही वाला फॉर्मूला लगेगा और इससे हम क्या निकाल लेंगे? एफिशिएंसी निकाल लेंगे। अब उसने कहा है कि 4 men, ध्यान से सब लोग एक चीज ध्यान से देखना कि वैल्यू प्लेस कैसे करनी है। 4 men ये करते हैं 6 डेज में। अच्छा, दूसरी साइड 3 वुमेन है, ये लोग करती हैं 16 डेज में। तो यहां से अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो पहले 3 के टेबल में ये 6 कट जाएगा 2 पे, 4 के टेबल में 16 कट जाएगा 4 पे, और 2 के टेबल में ये 4 कट जाएगा 2 पे। तो यहां से अगर मैं एफिशिएंसी की बात करूं तो मेन अपॉन वुमेन का हमारा रेशियो क्या आ जाएगा? 2/1। तो ये वो वाला क्वेश्चन है जिसमें हम 3 स्टेप्स में डाटा निकालते हैं। अब मेरे पास यहां से ये जो चीज आई है, ये चीज क्या आ गई है मेरे पास? तो भाई ये चीज आ गई है मेरे पास एफिशिएंसी। और एफिशिएंसी क्या बताता है? एफिशिएंसी बताता है कि एक दिन का कितना काम हो रहा है। तो एक आदमी है तो वो एक दिन में 2 यूनिट करेगा, एक वुमेन है तो एक दिन में 1 यूनिट करेगी। अब उसका क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो कि 1 मैन एंड 2 वुमेन कितने दिन में कंप्लीट करेंगे। तो भाई कंप्लीट करेंगे उसके लिए टोटल वर्क पता होना चाहिए। तो टोटल वर्क अब कैसे निकलेगा? तो भाई टोटल वर्क का हमारे पास डाटा पूरा गिवन है। जो ये वाला डाटा है जो स्टार्टिंग में हमें दिया हुआ है, ये टोटल वर्क का ही तो है कि 4 आदमी अगर 6 दिन में काम खत्म करते हैं तो इसी साइड में वैल्यू पुट कर लेता हूं। 4 आदमी कितने दिन में करते हैं? 6 दिन में। आप वुमेन वाली साइड में भी डाटा पुट कर सकते हो, आंसर दोनों साइड से सेम ही आएगा। तो अगर एक आदमी 2 यूनिट करता है तो 4 आदमी कितना कर देंगे? n की जगह मैं 2 पुट कर रहा हूं, ठीक है। तो 4 इंटू 2 कितना हो जाएगा? 8 इंटू 6, और 8 6 कितना हो गया? 48 यूनिट्स। तो यहां से मेरे पास टोटल वर्क कितना आ गया कि टोटल वर्क कितना है? 48 यूनिट्स। अब आ जाओ तीसरे पॉइंट पे कि ये काम करना किसने है? 1 मैन एंड 2 वुमेन। तो सबसे पहले 1 मैन और 2 वुमेन का 1 डे वर्क निकाल लो। इन 1 डे, एक दिन में कितना काम करते होंगे? तो ध्यान से देखना, आदमी एक दिन में 2 यूनिट करता है, वुमेन एक दिन में 1 यूनिट करती है। तो यहां पर एक आदमी है तो एक आदमी का 2 यूनिट का काम आ गया, प्लस एक वुमेन एक दिन में 1 करती है, यहां 2 वुमेन है तो 2 वुमेन टोटल कितना कर देंगी? 2। तो ये लोग टोटल एक दिन में कितना करते हैं? 4 यूनिट करते हैं। मैंने वो डाटा कैलकुलेट कर लिया जो उन्होंने पूछा था। उन्होंने पूछा था कि एक आदमी और 2 वुमेन कितने दिन में करेगी। अब मेरे पास एक आदमी और 2 वुमेन का डाटा मैंने यहां से निकाल लिया। आदमी 2 यूनिट करता है तो एक आदमी 2 यूनिट कर रहा है, वुमेन 1 यूनिट करती है तो 2 वुमेन कितना करेंगी? 2 यूनिट। टोटल की यूनिट कितने हो गए? 4। अगर ये लोग एक दिन में 4 करते हैं और करना कितना है टोटल? 48। तो यहां से आप निकाल नहीं सकते नंबर ऑफ डेज? तो नंबर ऑफ डेज निकाल लो। तो नंबर ऑफ डेज कितने हो जाएंगे? 48 करना है
और एक दिन में कितना काम हो रहा है? 4 यूनिट। तो कितने दिन लग जाएंगे? 12 दिन लगेंगे और यही आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चंस में कुछ नहीं करना होता है, हमेशा याद रखना कि सबसे पहला पार्ट क्या है कि हमारा एफिशिएंसी निकल जाए। जब एफिशिएंसी आ गया तो वहां से टोटल वर्क निकाल लो, और टोटल वर्क आ गया तो वहां से देख लो किसके बारे में पूछा था, उनका एक दिन का डाटा निकाल के सॉल्व कर दो। उम्मीद करता हूं ये वाला क्वेश्चन बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। मल्टीपल टाइम्स अलग अलग एग्जाम्स में आ चुका है ये क्वेश्चन, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए ध्यान से नोट कर लेना सब लोग। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन टाइम स्पीड डिस्टेंस का है, और ये पुलिस के पेपर में, पंजाब पुलिस में कई बार आ चुका है। क्वेश्चन है, अ थीफ स्टोर अ कार एट 10 PM, ठीक है, एंड ड्रोव इट एट ए स्पीड ऑफ 42 किलोमीटर पर आवर। एक चोर है, चोरी करता है कितने बजे? 10 बजे, और उसको कितने की स्पीड से लेके जा रहा है? 42 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। बाद में लिखा है कि थेफ्ट वाज डिस्कवर्ड एट 1 AM। चोरी का पता कितने बजे लगता है? 1 बजे लगता है, और पुलिस जो है वो चेज करती है कितने की स्पीड से? 49 किलोमीटर पर आवर की। तो पुलिस उसको कब कैच करेगी? ध्यान से समझना इस कॉन्सेप्ट को। 10 बजे चोरी हुई है, 10 बजे चोरी हुई है, और हमारा चोर कितने की स्पीड से भाग रहा है? 42 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। चोरी का पता लगा 1 बजे, और पुलिस दौड़ रही है उसके पीछे कितने की स्पीड से? 49 की स्पीड से। अब एक चीज समझना बहुत ध्यान से, टाइम का कॉन्सेप्ट सबके माइंड में क्लियर होना चाहिए। टाइम गैप देखो, 10 बजे चोरी हुई 10 PM पे, पता लगा है 1 PM पे, 1 AM पे, तो इनके बीच में गैप कितने का आ गया? तो अगर 10 बजे से 1 बजे का हिसाब देखो तो 10 से 11, 11 से 12, 12 से 1, तो ये जो 3 घंटे का गैप है, ये जो 3 घंटे का गैप है, ये गैप में किसने ट्रेवल किया है? पुलिस को तो पता ही 1 बजे चला है, तो 1 बजे अगर वो चल रहे हैं तो 10 बजे से लेके 1 बजे तक ट्रेवल किसने किया? चोर ने किया। अब इसी डाटा को सॉल्व करो। अगर चोर ट्रेवल कर रहा है हमारा 3 घंटे, तो उसने कितना डिस्टेंस कवर किया होगा 3 घंटे में? डिस्टेंस बाय थीफ इन 3 आवर्स। ध्यान से समझना, डिस्टेंस का हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस बाय थीफ इन 3 आवर्स। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है स्पीड इनटू टाइम। अब ध्यान से देखो, चोर की स्पीड कितनी थी? 42। चोर की स्पीड है 42, और इसको कितना टाइम लगा है? तो ये 3 घंटे दौड़ रहा है। सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, अभी ऐसे ही रहने दो। ये जो 42 इंटू 3 किलोमीटर आ गया, ये हमारा डिस्टेंस हो गया जो चोर ने ट्रेवल किया। अब ध्यान से देखो, अब यही डिस्टेंस, मेन इनके बीच में इतने का गैप है 42 इंटू 3। चलो मैं इसको लिख ही देता हूं, ये अगर टोटल सॉल्व करते हो तो ये आ जाएगा हमारा 126 किलोमीटर। मतलब अब इनके बीच में, ये पुलिस है ये चोर है, इनके बीच में 126 का गैप आ गया। अब एक चीज आप लोग नोट करोगे कि पुलिस की स्पीड ज्यादा है, तो धीरे धीरे क्या होगा कि ये गैप कम होता रहेगा, और एक ऐसा स्टेज आएगा जहां पे ये गैप खत्म हो जाएगा। तो 126 किलोमीटर से ज्यादा गैप तो इनके बीच में अब आ नहीं सकता, क्योंकि पुलिस वाला तेज चल रहा है। तो यानी अब पुलिस को बस ये ही वाला डिस्टेंस कवर करना है, इसके अलावा तो कुछ नहीं करना। तो यहां पर एक चीज का कॉन्सेप्ट और याद रखना कि जब दो लोग मूव कर रहे हैं, दो लोग मूव कर रहे हैं, तो उसमें जो स्पीड हम लेते हैं वो स्पीड कौन सी लेते हैं? रिलेटिव स्पीड। और रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट क्या है कि अगर दो लोग सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं तो स्पीड माइनस होगी, और ऑपोजिट डायरेक्शन में आ रहे होंगे तो स्पीड ऐड होगी। अब ऑब्वियसली अगर चोर के पीछे पुलिस है तो सेम डायरेक्शन में है, तो यहां पर जो हमारा टाइम का फॉर्मूला लगेगा वो क्या लगेगा? डिस्टेंस अपॉन रिलेटिव स्पीड। अच्छा, डिस्टेंस कितना कवर करना है? तो 126 किलोमीटर। और रिलेटिव स्पीड अगर दोनों सेम डायरेक्शन में है तो माइनस हो जाएगा। तो 49 में से अगर मैं 42 माइनस कर दूं तो हमारा कितना आ जाएगा? 7 आ जाएगा।
तो यहां से अगर मैं इसको सॉल्व करता हूं तो कितने टाइम बाद पकड़ा जाएगा चोर? 18 आवर्स लगेंगे चोर को पकड़ने में, पुलिस को। तो यहां से हमारा आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। तो कुछ नहीं करना होता है इन तरह के क्वेश्चंस में। ये जो डाटा है ये आपने बस लिखने के लिए इसलिए लिखा है ताकि समझ में आ जाए, एक्चुअल में लिखना नहीं है। ये चीज समझो, 10 बजे चोरी हुई, 1 बजे पता चला, गैप 3 घंटे का। 3 घंटे में कौन दौड़ रहा है? चोर दौड़ रहा है। चोर की स्पीड कितनी थी? 42। तो 3 घंटे में कितना दौड़ गया? 126 किलोमीटर। अब 126 किलोमीटर अगर चोर जा चुका है तो पुलिस को बस यही बीच का गैप ही कवर करना है। लेकिन यहां पे जो स्पीड हम लेंगे वो कौन सी लेंगे? रिलेटिव स्पीड। तो रिलेटिव स्पीड सेम डायरेक्शन में माइनस होती है। तो 126 अपॉन माइनस करके कितना आ गया? 7। 18 घंटे के बाद चोर पकड़ा जाएगा। तो याद रखना ये वाला कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है और कई बार आ चुका है, तो इसलिए ध्यान से इसको सॉल्व करना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ओहो, नेक्स्ट क्वेश्चन भी भाई बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ध्यान रखना, नेक्स्ट क्वेश्चन में दो कॉन्सेप्ट्स हैं, पहले मैं वो समझा देता हूं। क्वेश्चन में कह रहा है कि इनकम टैक्स को अगर मैं 17% बढ़ा देता हूं, इनकम टैक्स को अगर 17% बढ़ा देता हूं तो नेट इनकम जो है वो 3% क्या हो जाता है? कम हो जाता है। आपसे पूछा है रेट ऑफ इनकम टैक्स निकाल लो। ध्यान से समझना, इनकम टैक्स इंक्रीज हो रहा है कितना? 17% से। नेट इनकम रिड्यूस हो रहा है 3% से। तो यहां पर अभी हमारे पास 3 वर्ड्स बनेंगे। सबसे पहला वर्ड बनता है हमारा इनकम। और इनकम एक्चुअल में क्या होता है? तो इनकम होता है भाई टैक्स प्लस नेट इनकम। इनकम हमारे पास क्या होता है? टैक्स प्लस नेट इनकम। एग्जाम्पल से समझाता हूं। मान लो कोई बंदा 100 रुपए कमा रहा है और गवर्नमेंट ने उस पर 10 रुपए का टैक्स डाल दिया। कोई बंदा 100 रुपए कमा रहा है और गवर्नमेंट ने टैक्स कितने का दिया है? 10 का। तो उसकी नेट इनकम मतलब हाथ में उसके कितना पैसा आएगा? 90 रुपए आएगा। तो ये चीज समझनी जरूरी है कि इनकम हमारी कैसे बनती है, जब हम टैक्स और नेट इनकम को क्या करते हैं? ऐड करते हैं। अब दूसरा कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि अगर गवर्नमेंट कहती है कि भाई टैक्स मुझे 2 रुपए बढ़ाने हैं, तो गवर्नमेंट ने क्या किया कि 2 रुपए का टैक्स क्या कर दिया? बढ़ा दिया। तो अब टैक्स कितने का हो गया? 12 रुपए का। तो नेट इनकम पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, ये है कॉन्सेप्ट। तो अगर मेरा यहां पे 2 रुपए टैक्स बढ़ गया तो नेट इनकम 2 रुपए कम हो जाएगा। तो नेट इनकम क्या हो जाएगा? 2 रुपए कम हो जाएगा। कितना हो जाएगा भाई? 88 हो जाएगा। तो दो कॉन्सेप्ट्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है इस क्वेश्चन में। पहला कि इनकम कैसे बनती है जब टैक्स और नेट इनकम ऐड होते हैं। दूसरी चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो ये है कि जितना आप टैक्स बढ़ाओगे, जितना आप टैक्स बढ़ाओगे सेम वैल्यू में नेट इनकम क्या होती है? कम होती है। जितनी वैल्यू में टैक्स बढ़ेगा सेम वैल्यू में नेट इनकम कम होगी। दोनों की वैल्यू सेम होती हैं। यहां 10 रुपए बढ़ाओगे वहां 10 रुपए कम हो जाएगा, यहां 15 बढ़ाओगे वहां 15 कम हो जाएगा। तो अगर ये दोनों चीजें सेम है तो भाई अब क्वेश्चन में कुछ भी नहीं रह गया। इसके बाद वाले क्वेश्चन में अब कुछ नहीं रह गया। करने का तरीका क्या होगा वो ध्यान से देखना सब लोग। करने का मेथड क्या है कि इनकम टैक्स कितना इंक्रीज कर दिया? 17% से। तो 17% ऑफ टैक्स जो होगा यही वो चीज है जो इंक्रीज कर रही है। और मैंने आपको बताया कि जितना टैक्स बढ़ता है सेम वैल्यू में नेट इनकम क्या होती है? कम होती है। तो अगर 17% टैक्स बढ़ रहा है और 3% नेट इनकम कम हो रहा है, तो मतलब इन दोनों की वैल्यू क्या हो जाएगी? सेम हो जाएगी। जितना टैक्स बढ़ा उतना ही नेट इनकम क्या हो गया? कम हो गया। तो दोनों की वैल्यूज क्या हो गई हैं? सेम हो गई हैं। अब इसको सॉल्व कर लो। सारा का सारा क्वेश्चन ये वाला सिर्फ इस एक लाइन पे बेस्ड है। और जब प्रैक्टिस हो जाएगी तो इतना समझने की जरूरत नहीं है। बस 17% टैक्स को बराबर कर दो 3% नेट इनकम के। अब अगर मैं इसको सॉल्व करता हूं तो देखो 17/100
ऑफ का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई टैक्स इज इक्वल टू 3/100 इंटू नेट इनकम। तो यहां से 100 कैंसिल हो जाएगा और टैक्स अपॉन नेट इनकम की रेशियो क्या आ जाएगी मेरे पास, टैक्स अपॉन नेट इनकम क्या होगा। इस पॉइंट पे बड़ी गलती होती है, बहुत ध्यान से समझना कि जब मैं नेट इनकम को नीचे लेकर आ रहा हूं यहां पे, तो वो 3 वहीं पर ही रहेगा। इस 17 को नीचे लेकर जाओ, 17/3 मत कर देना, गलतियां बहुत लोग करते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, 3/17। तो टैक्स और नेट इनकम की रेशियो क्या आ गई मेरे पास, 3/17। अब मुझे एक चीज बताओ, मैंने एक लाइन स्टार्टिंग में लिखाई थी कि इनकम कैसे बनती है, टैक्स और नेट इनकम को मिलाकर। तो अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूं तो मेरे पास इनकम बन जाएगी, और इनकम कितनी बनेगी, 20 बन जाएगी। और मैं ये चीज पहले भी बता चुका हूं कि जो टैक्स लगता है वो हमेशा किस पे लगता है, इनकम पे। तो अगर मैं इनकम पे टैक्स पे कर रहा हूं तो अब लगा लो यहां से रेट ऑफ इनकम टैक्स कितना आएगा। तो भाई रेट निकाल लो, कितना टैक्स पे कर रहे हैं हम लोग, तो भाई 3 रुपए पे कर रहे हैं। कितने पे कर रहे हैं, तो भाई इनकम हमारी है कितनी, 20 इंटू 100। और यहां से अगर सॉल्व करते हो तो यहां से टैक्स कितना आ गया, 15% का टैक्स पे के लिए। बस इतना सा क्वेश्चन था, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर होगा। कुछ नहीं करना होता है, जितना इनकम टैक्स बढ़ रहा है सेम वैल्यू में नेट इनकम कम होगी, इन दोनों को इक्वेट कर दो, रेशियो बना दो, ठा 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 खत्म। तो याद रखना, अपनी स्पीड बढ़ाओ, और जैसे जैसे आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होते रहेंगे ना, तो इसमें टाइम नहीं लगेगा, ये आप जल्दी से हार्डली 20 सेकेंड्स में आप लोग उड़ा दोगे इस क्वेश्चन को। तो इसलिए कह रहा हूं कि प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, साथ साथ मेरे प्रैक्टिस करते रहो, एग्जाम तक तो बहुत 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 इंप्रूवमेंट हो जाएगी। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये लेकर आ रहा हूं मैं क्वेश्चंस वही करवा रहा हूं जो बहुत इंपॉर्टेंट है अपनी अपनी चैप्टर्स वाइज। तो इन क्वेश्चंस को ना बहुत ध्यान से कर लिया करो खुद भी, जो नहीं कर रहे हैं उनके लिए मैं फिर बता रहा हूं कि साथ साथ सॉल्व करोगे, यकीन मानो बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। अच्छा, क्वेश्चन में क्या कह रहा है, परसेंटेज का क्वेश्चन है, ये ध्यान रखना। क्वेश्चन में है कि एक लाइब्रेरी है जिसमें 20% बुक्स हिंदी है, 50% ऑफ रिमेनिंग इंग्लिश है, 30% ऑफ रिमेनिंग फ्रेंच है, और जो बच गई है वो 6300 बुक्स रीजनल लैंग्वेज की है। आपसे पूछा टोटल नंबर ऑफ बुक्स निकाल लो। तो परसेंटेज में ये वाला क्वेश्चन किस तरीके से करना है, एक लाइन में इसका आंसर आता है, ये याद रखना। बस आप लोगों को कॉन्सेप्ट्स पता होने चाहिए। ये वही कॉन्सेप्ट है जो पॉपुलेशन वाले में लगा था, ये वही कॉन्सेप्ट है जो इलेक्शन वाले में लगा था, तो वही कॉन्सेप्ट हम यहां पर भी यूज करेंगे। बस आपको पैटर्न पता होना चाहिए लिखने का। ध्यान से देखना, सबसे पहले तो मैं डाटा उठा रहा हूं परसेंट वाला। 20% की वैल्यू क्या होती है, तो 20% की वैल्यू होती है हमारे पास 1/5, पहली चीज। दूसरा, 50% की वैल्यू क्या होती है, 50% हो जाएगा हमारे पास 1/2। और तीसरा, 30% कितना हो जाएगा, तो 30% की वैल्यू हो जाती है हमारे पास 3/10। 3/10 कैसे आ रहा है, 30/100 करोगे, 0 0 कट जाएगा, क्या बच जाएगा, 3/10 बचेगा। अब एक लाइन में इसका आंसर कैसे निकालना है वो ध्यान से देखो। हमें नहीं पता अभी टोटल बुक्स कितनी है, तो टोटल बुक्स की जगह मैं रख लेता हूं बी। टोटल बुक्स की जगह मैंने क्या मान लिया, बी। अब ध्यान से समझना, 20% बुक्स हिंदी की हैं, यानी 20% का मतलब होता है कि 1/5, यानी 5 हिंदी की बुक्स हैं। सॉरी, टोटल बुक्स अगर 5 है तो उसमें से एक कौन सी है, हिंदी की है। 20% हिंदी की बुक्स का मतलब क्या होता है कि अगर टोटल बुक्स हमारे पास 5 हैं तो उसमें से एक बुक किसकी है, हिंदी की है। तो वो एक बुक अगर मैं निकाल दूं तो मेरे पास रिमेनिंग बुक्स आ जाएंगी 4/5। ध्यान से समझना लिखने का पैटर्न, मैंने हिंदी वाली बुक्स को हटा दिया, हिंदी वाली है, इंग्लिश वाली है और फ्रेंच वाली है।
मैंने क्या किया, 20% हिंदी बुक्स को हटा दिया, क्योंकि लास्ट में मेरे पास वही डाटा दिया जो बच रही हैं बुक्स। तो हिंदी वाला हटा दिया, मतलब 5 टोटल बुक्स हैं, तो उसमें से एक हिंदी की है, तो जो बची हुई बुक्स हैं वो कितनी रह गई, 4/5। सेम इसी पैटर्न में यहां पर आ जाओ, इंग्लिश की 50% है बचे हुई, मतलब टोटल 2 बची, तो उसमें से एक हटा दो, वो इंग्लिश की है। तो अगर 2 में से एक हट गई तो बच कितनी गई, 1/2। 2 टोटल थी, उनमें से एक हटा दी, तो बच कितनी गई, 1 बच गई, कितने में से, 2 में से। मैं सिर्फ वो डाटा लिख रहा हूं जो लास्ट में बच रही है बुक्स, क्योंकि वो डाटा मेरे पास गिवन है। तो अब यहां पे देखो, अगर मैं फ्रेंच वाली हटा दूं, मतलब टोटल अगर 10 बुक बची, तो उसमें से 3 फ्रेंच की हैं, तो 3 फ्रेंच की हैं, तो अगर ये 3 बुक्स निकाल दूं तो 7 रह जाएंगी, 7/10। और लास्ट में बुक्स बची कितनी है, तो वो डाटा कितना दिया है, 6300। तो इन सभी की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, 6300। सिर्फ एक लाइन का क्वेश्चन है ये वाला, इसमें और कुछ नहीं करना होता है, बस परसेंटेज की वैल्यूज पता होनी चाहिए और लिखने का ये पैटर्न पता होना चाहिए। अब यहां से सॉल्व कर लो, ये 2 इसको कट कर देगा कितने पे, 2 पे। 7 इसको कट कर देगा, 7 9 63 00। अच्छा, उसके बाद 2 इसको कट कर देगा कितने पे, 450 पे। तो अब मेरे पास डाटा क्या रह गया, यहां 50 बचा है और वहां 450 है, तो बुक्स की वैल्यू निकाल लो, टोटल बुक्स कितनी आ जाएंगी, 50 मल्टीप्लाई 450, तो ये आ जाएगा हमारे पास 22,500। और ये ऑप्शन नंबर 1 हमारा करेक्ट हो जाएगा। कुछ नहीं करना होता है, सिंपल परसेंटेज की वैल्यूज और लिखने का पैटर्न। अगर ये पैटर्न पता है तो भाई सब कुछ जानते हो इस तरह के क्वेश्चन में। और यही पैटर्न यूज होता है पॉपुलेशन वाले क्वेश्चन में, यही पैटर्न यूज होता है मशीन वाले क्वेश्चन में कि मशीन की वैल्यू डेप्रिशिएट हो रही है, यही पैटर्न यूज होता है इलेक्शन वाले क्वेश्चन में कि 10% ने कास्ट नहीं किए, 10% के इनवैलिड हो गए। तो यही पैटर्न इस वाली चीज में भी यूज किया है हमने। उम्मीद करता हूं ये वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, और साथ साथ सॉल्व करते रहना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन को ध्यान से समझना। आफ्टर सेलिंग 72 आर्टिकल्स अ मैन अर्न्स अ प्रॉफिट इक्वल टू कॉस्ट प्राइस ऑफ 9 आर्टिकल्स, फाइंड हिज प्रॉफिट परसेंटेज। देखो, इस क्वेश्चन को करने के बहुत सारे तरीके हैं, आप एज्यूम करके भी कर सकते हो, लेकिन मैं एक ऐसा मेथड बताने जा रहा हूं कि आपके माइंड का कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाए। वो कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए जो बेस है पूरे चैप्टर का। तो सबसे पहले तो एक चीज समझना कि चाहे प्रॉफिट हो या लॉस हो, हम तब तक नहीं बता सकते जब तक जितना सामान खरीदा गया है उतना ही बेचा ना गया हो। ये वाला पॉइंट समझना कि जितना सामान, अगर मैंने 10 आर्टिकल खरीदे हैं और 10 आर्टिकल बेचूंगा, तभी तो मुझे पता चलेगा कि ओवरऑल प्रॉफिट कितना हुआ है या लॉस कितना हुआ है। अब 10 आर्टिकल खरीद के अगर मैं 8 ही बेच रहा हूं, तो मुझे कंफर्म्ड ही नहीं होगा कि बाकी के 2 का मैं क्या करूंगा। हो सकता है हायर रेट पे बेच दूं, हो सकता है वो दोनों आर्टिकल खराब हो गए हो तो मैं बेच ही ना पाऊं उनको, या फिर हो सकता है मैं उसी रेट पे निकाल दूं जितने पे मैंने खरीदे थे। तो याद रखना, प्रॉफिट हो या लॉस हो, हमेशा तभी निकल सकता है जब क्वांटिटीज जितनी खरीदी गई हैं उतनी बेची जाए, वो दोनों सेम होने चाहिए। तो अगर वो मुझे कह रहा है कि भाई प्रॉफिट हो रहा है, तो सबसे पहले तो ये समझो कि प्रॉफिट निकलता कैसे है। तो सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, यही चीज हमारी क्या होती है, प्रॉफिट होती है। प्रॉफिट का बेसिक कॉन्सेप्ट यही है, 100 की चीज खरीदी, 130 में बेच दी, तो 130 में से 100 माइनस कर दूंगा तो मेरे पास प्रॉफिट आ जाएगा 30 का। ये बेसिक कॉन्सेप्ट है। अब आ जाओ इस क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट पे। वो कह रहा है कि 72 आर्टिकल्स को बेचा गया है, तो भाई प्रॉफिट तो तभी निकलेगा जब जितना बेचा गया है उतना ही खरीदा भी गया हो। तो इसको मैं कैसे लिखूंगा, रुक जाओ, इसको लिखने का तरीका क्या है, 72
72 एसपी में से अगर मैं माइनस कर दूं 72 सीपी, जितना खरीदा है उतना ही बेचा है, तो सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस माइनस करूंगा तो प्रॉफिट निकल जाएगा। और यही चीज प्रॉफिट के बारे में उसने क्या बोला है कि प्रॉफिट किसके बराबर है, कॉस्ट प्राइस ऑफ 9 आर्टिकल्स इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस ऑफ 9 आर्टिकल्स, यानी 9 सीपी के बराबर हो गए। इस एक लाइन में आपके सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे, कोई एजम्पशन वगैरह लेने की जरूरत नहीं है। बस ये मान लो जितना सामान खरीदा था उतना ही बेचोगे, तभी प्रॉफिट या लॉस पता लगेगा। और उसने कहा है प्रॉफिट हो रहा है तो सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस प्रॉफिट कर दी। अब अगर मैं इसको सॉल्व करता हूं तो ये क्या बन जाएगा, 72 एसपी इज इक्वल टू, सीपी को एक तरफ कर देता हूं तो ये 72 उधर जाके अगर प्लस हो गया तो हमारे पास कितना बन जाएगा, 81 सीपी। तो यहां से निकाल लो एसपी अपॉन सीपी क्या आ जाएगा, एसपी अपॉन सीपी आ गया हमारा 81 अपॉन 70। एसपी अपॉन सीपी क्या आ गया, 81 अपॉन 72। आपसे प्रॉफिट परसेंटेज पूछ रहा है, अब नहीं निकाल सकते क्या, पता चल गया कि कॉस्ट प्राइस 72 है, बेचा 81 में गया, तो प्रॉफिट परसेंटेज निकाल लो ना। तो प्रॉफिट परसेंटेज कितना का आ जाएगा, तो प्रॉफिट कितने का हो रहा है यहां पर, तो 72 की चीज अगर 81 में जा रही है तो 9 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है। और प्रॉफिट हो या लॉस हो हमेशा कॉस्ट प्राइस पे लगता है, ये ध्यान रखना। तो प्रॉफिट कितने का हो रहा है, 9 का, कितने पे हो रहा है, 72 पे इंटू 100। और 9 को 72 पे अगर मैं कटिंग कर दूं तो 1/8 आ जाएगा। और मैं हर बार आप लोगों से बोल रहा हूं कि कुछ परसेंटेज की वैल्यूज होती हैं जो बेसिक है, उनको याद रखना, क्योंकि मैं अब इसको सॉल्व नहीं करूंगा। अगर मुझे 1/8 दिख रहा है तो 1/8 की परसेंटेज वैल्यू क्या होती है हमारे पास, 12.5%। 12.5%। तो इसलिए ध्यान रखना कि कुछ बेसिक परसेंटेज वैल्यूज हैं, उनकी वैल्यूज आप लोग रट के बैठ जाओ, क्योंकि उस पर डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं। तो इस वाले क्वेश्चन में कुछ नहीं करना था, जितना सामान खरीदा है उतना ही बेचा है, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस हमारा प्रॉफिट होता है, और उसने मुझे दिया था प्रॉफिट किसके बराबर है, 9 सीपी के। बस सीपी सीपी एक तरफ, एसपी एक तरफ, एसपी सीपी का रेशियो आ गया 81/72, मतलब 72 में सामान खरीदा 81 में बेच दिया, 9 का प्रॉफिट हो रहा है कितने पे, 72 पे, 1/8 आ गया, और 1/8 की परसेंटेज वैल्यू क्या होती है, 12.5%। खत्म है ये क्वेश्चन। इतने से पार्ट को याद रखना, आप लोग चाहो तो माइंड कैलकुलेशन में भी कर सकते हो, ये कोई तोप चीज नहीं है, ठीक है, बस प्रैक्टिस की जरूरत है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखना, क्वेश्चन में क्या कह रहा है, देयर आर 250 क्वेश्चंस इन एन एग्जाम, 250 क्वेश्चन है एग्जाम में, ठीक है। अगर एक करेक्ट आंसर देता है बच्चा तो उसको +3 मार्क्स मिलते हैं, और गलत आंसर पे माइनस के 0.5 कम हो जाते हैं, ठीक है। स्टूडेंट का स्कोर आया है 477 मार्क्स। अच्छा, इस तरह के क्वेश्चंस में याद रखना, मैं इस क्वेश्चन को करने जा रहा हूं मिक्सचर एलिगेशन से। सबसे इजी मेथड इन क्वेश्चंस के लिए वही रहता है। और ये क्वेश्चंस कैसे कैसे हैं, तो उस तरीके वाले जो क्वेश्चंस आते हैं कि जू में इतने डियर हैं, इतने पिजन है, वो वाले क्वेश्चंस की रैबिट और पिजन है, ओवरऑल लेग्स इतनी है, वो वाला क्वेश्चन हो गया, ये वाला क्वेश्चन हो गया मार्क्स वाला, ये सभी का पैटर्न सेम रहता है। तो इसको करने का तरीका क्या है कि टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस देखो कितने हैं, 250। एक क्वेश्चन सही होता है तो 3 नंबर मिलते हैं, और एक गलत होता है तो कितने कट जाते हैं, 0.5। 0.5 का मतलब आधा हो जाता है, 1/2 हो जाता है, हाफ कट जाते हैं। तो एक बार मैं मान के चलूंगा कि सारे के सारे क्वेश्चन स्टूडेंट के सही हो गए। ये ही कॉन्सेप्ट अगर मिक्सचर एलिगेशन से आप करते हो तो सबसे इजी पड़ता है। 250 क्वेश्चंस हैं, मैं मान के चलता हूं कि सारे के सारे सही हो गए। अगर सारे के सारे सही हो जाते हैं तो टोटल उसके कितने नंबर बनने चाहिए थे, एक क्वेश्चन 3 नंबर का है, 250 क्वेश्चंस हैं, सारे सही हो गए तो 750 नंबर बनने चाहिए थे। एक क्वेश्चन 3 नंबर का है,
250 क्वेश्चन है, सारे के सारे सही हो जाते हैं तो कितने बनते हैं 750। और अगर मैं रॉन्ग वाला देखूं तो एक क्वेश्चन के गलत होने पे आधा नंबर कटता है, तो 250 क्वेश्चन के 250 खत्म हो जाएंगे तो कितने नंबर कटेंगे, तो आधा आधा करके हाफ हो जाएगा, यानी 250 का हाफ कितना हो जाएगा 125। अब एक चीज का बहुत ध्यान रखना, साइन जरूर डालना। जैसे ये जो 750 है ये पॉजिटिव में है, ये सारे सही हुए थे, लेकिन अगर आप सारे गलत करते हो तो नेगेटिव में मार्क्स जाएंगे और माइनस कितना रह जाएगा 125। एक बार मानना है सारे के सारे सही हो गए, एक बार मान के चलो सारे के सारे गलत हो गए। तो अब यहां से अगर मैं सॉल्व करता हूं तो ओवरऑल उसके नंबर आए कितने हैं, तो 477 आए हैं, 477। अब मिक्सचर एलिगेशन को भाई सॉल्व करने का तरीका आप सबको पता है, कुछ नहीं करना होता है, क्रॉस में सॉल्व होता है और बड़ी वैल्यू में से छोटे को माइनस कर दो। तो अगर मैं 750 में से 477 माइनस करता हूं तो हमारे पास कितना बच जाएगा 243, 243 बच जाएगा। नहीं, एक मिनट थोड़ी सी गलती हो गई है। अगर मैं इसमें से माइनस करता हूं 10 273 माइनस करने पे कितना आ रहा है 273 आ रहा है। अच्छा, अब यही चीज, एक चीज का ध्यान रखना बहुत ध्यान से, अब इन दोनों में से बड़ी वैल्यू कौन सी है 477। जब इसमें से इसको माइनस करोगे तो ध्यान रखना 477 में से मुझे माइनस करना है माइनस का 125। तो जब दो माइनस आपस में मिलते हैं तो प्लस बनते हैं, तो इसमें मुझे फाइनली करना क्या पड़ेगा प्लस का 125 करना पड़ेगा, और ये वैल्यू कितनी आ जाएगी 602। तो यहां से हमारे पास ये पूरा डाटा आ गया। ध्यान से समझना, एक बार मैंने मान लिया कि सारे के सारे क्वेश्चंस करेक्ट हैं, उसके टोटल कितने बनने चाहिए थे 750। एक बार मैंने मान लिया सारे सारे गलत हो गए, उसके कितने बनते माइनस के 125। ओवरऑल बन कितने रहे हैं 477। यहां से सॉल्व करने पे बाद मेरी चीज क्या आ रही है, ये 602 और 273 क्रॉस में सॉल्व होता है, माइनस क्रॉस में करना होता है। अच्छा, अब इसको ओ दुनिया ध्यान से देखो, 7 के टेबल पे कट जाएगा, 7 के टेबल में, हाँ से समझना, 7 के टेबल में कट करोगे तो 7 8 56, 7 6 42, 7 3 21, 7 9 63, तो 86 और 39 आ गया। अच्छा, फर्दर अगर मैं इसको और छोटा करना चाहूं, अब नहीं होगा, तो यहां से टोटल कितने बन रहे हैं, अगर मैं इनका टोटल देखूं तो यहां से टोटल बन रहा है हमारे पास 9 6 15, 5 5 1 पर 8 3 11 1 12, 125। टोटल कितने बन रहे हैं 125। ध्यान से देखना, कटिंग में प्रॉब्लम हो सकती है तो थोड़े नंबर्स के साथ यूज टू हो जाओ। 86 यहाँ, 39 वहां, कटिंग कर दी, यहां से ये वैल्यू कितनी बन रही है 250। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने थे 250 थे, 125 से 250 बनाने के लिए मुझे किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2 से। तो यहां अगर 2 से मल्टीप्लाई किया है तो बस उसने पूछा था रॉन्ग क्वेश्चंस बता दो कितने हैं, तो रॉन्ग इस साइड वाले थे, इनको भी डबल कर दो, ये कितना बन जाएगा 78 क्वेश्चंस जो होंगे वो आपके रॉन्ग होंगे, यानी ऑप्शन नंबर यही बी वाला आपका ऑप्शन हो जाएगा। तो ऐसा प्रॉब्लम आ सकती है कि कटिंग में कई बार नंबर नहीं पता लगते, तो ये एक कॉमन एरर है, ध्यान से लेकिन फिर भी अपना देख लेना, कटिंग करके जो नॉर्मल नंबर्स होते हैं उन पे एक बार ट्राई मार लेना, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, आ गया काफी टाइम ये हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अच्छा, क्वेश्चन क्या है कि ₹1500 इज डिवाइडेड अमंग ए बी सी सच दैट 1/2 ऑफ द सम ऑफ बी एंड सी। ए को कितना मिल रहा है
1/2 सम ऑफ बी एंड सी, और बी को कितना मिल रहा है 1/4 ऑफ सम ऑफ ए एंड सी। एक चीज ध्यान से समझना, ये क्वेश्चन डायरेक्ट हो जाएगा, लेकिन उससे पहले इसके मैथमेटिकल सिग्निफिकेंस को समझना जरूरी है। उसने कहा है कि 1500 रुपए डिवाइड हुए ए बी और सी में। कैसे? कि ए को कितना मिलता है, ए को मिलता है 1/2 यानी हाफ ऑफ द सम ऑफ बी एंड सी, और बी को कितना मिलता है, बी को मिलता है 1/4 ऑफ द सम ऑफ ए एंड सी। यही दोनों डाटा है, बहुत ध्यान से समझना। ए को कितना मिल रहा है, बी और सी को जितना मिलता है उसका हाफ मिल रहा है, बी को कितना मिलता है, ए और सी को जितना मिल रहा है उसका 1/4 मिलता है। अच्छा, उसके बाद उसने कहा है फाइंड द अमाउंट रिसीव्ड बाय ए एंड बी टुगेदर। ए और बी को इकट्ठा कितने का मिलेगा? तो एक चीज समझो, क्या इस डाटा को मैं थोड़ा सा चेंज करके ऐसे लिख सकता हूं कि इस चीज को ऐसे लिख सकता हूं कि 2a इज इक्वल टू बी प्लस सी, और इस डाटा को लिख सकता हूं 4b इज इक्वल टू a प्लस सी। इसमें कोई प्रॉब्लम किसी को? ध्यान से देखना, ये वाला 2 इधर जाके मल्टीप्लाई हुआ, ये वाला 4 इधर जाके मल्टीप्लाई हुआ, तो 2a की वैल्यू किसके बराबर आ गई, b प्लस सी के। 4b की वैल्यू किसके बराबर आ गई, a प्लस सी के। अब एक चीज ध्यान से देखना, a प्लस b प्लस सी, इनको टोटल कितना मिल रहा था, 1500। अच्छा, इसी चीज को मैं एक बार और लिख रहा हूं, लेकिन थोड़ा सा आगे पीछे करके। ये चीज ऐसे भी लिख सकता हूं, a प्लस सी प्लस बी, तो दोनों तो चीजें सेम ही है, दोनों चीजें सेम ही है, बस आगे पीछे करके लिखा है। अब इसका रीजन क्या है वो आगे समझना, ध्यान से देखो। बी और सी का टोटल किसके बराबर है, 2a के, तो यहां पर बी और सी की जगह मैं 2a लिख सकता हूं, 2a, और यहां a तो है ही है, तो ये टोटल कितना बन गया मेरे पास, 3a इज इक्वल टू 1500, और a की वैल्यू यहां से क्या आ जाएगी, 1500 बटे 3। तो इसको सॉल्व करके a को कितना मिल रहा है, 500 मिल रहा है। तो a की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई, 500। कुछ नहीं करना था, यहां पर सिर्फ मैथमेटिकली उसको इधर उधर करना था, आंसर आपका निकल जाए। अब यहां पर a और c का टोटल वैल्यू क्या है, 4b, तो a और c की जगह मैंने क्या लिख दिया, 4b प्लस b, यहां कितना मिल रहा है, 1500। अब अगर इसको सॉल्व करते हो तो ये हो जाएगा 5b इज इक्वल टू 1500, और b की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1500 अपॉन 5, तो b आ गया हमारे पास कितना, 300। अब मुझे बताओ, सब डाटा तो आ ही गया, तुम्हारे पास a की भी वैल्यू है, b की भी वैल्यू है, तो उसने पूछा है a और b को टोटल कितना मिलेगा टुगेदर। तो a को मिल रहा है भाई 500, a को मिला 500, b को मिला 300, तो दोनों को टोटल मिलाकर कितना मिल जाएगा, 800 रुपए मिल जाएंगे। तो याद रखना, सिर्फ उस लाइन को मैथमेटिकल टर्म्स में अगर आप लिख लेते हो तो आपको क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा कि करना कैसे। ठीक है, उम्मीद करता हूं ये वाला पार्ट क्लियर हो गया होगा और साथ साथ प्रैक्टिस कर रहे होगे। अच्छा, एवरेज का क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन ध्यान से समझना। एवरेज ऑफ 100 नंबर्स इज 46। 100 नंबर्स हैं जिनका एवरेज दिया हुआ है कितना, 46, बट टू नंबर्स 16 एंड 43 आर mistakenly taken as 61 एंड 34। देखो, ये वाले क्वेश्चन में सबसे पहले तो ये समझो कि क्वेश्चन बोल क्या रहा है। उसने कहा कि भाई हमने गलत वैल्यूज उठा ली हैं, और गलत वैल्यूज कौन कौन सी उठाई है, 61 और 34, ये दोनों गलत वैल्यूज हमने पिक कर ली। अच्छा, सही वैल्यूज क्या थी हमारे पास, तो सही वैल्यू हमारे पास कितनी थी, 16 एंड 43। आपसे पूछा है करेक्ट एवरेज निकालो,
तो एक चीज बताओ, वो तो खुद ही बोल रहा है करेक्ट एवरेज निकालने के लिए, मतलब मेरा काम क्या रह गया कि जो गलत है उसको सही करना है। अब गलत को अगर मैं सही करने जाऊं, ध्यान से समझना इस चीज, तो 61 गलत है, 16 सही है। तो मुझे 61 से 16 पे आने के लिए करना क्या पड़ेगा? तो भाई माइनस करना पड़ेगा कितने नंबर? 45 नंबर। मुझे 45 नंबर्स यहां पर क्या करने पड़ेंगे? माइनस करने पड़ेंगे। अच्छा, यहां तो ठीक है, यहां क्या करना पड़ेगा? तो भाई यहां 34 से 43 पे आना है, तो यहां पर मुझे 9 नंबर देने पड़ेंगे एक्स्ट्रा। मेरा काम है गलत को सही करना है। गलत था 61, सही है 16। गलत था 34, सही है 43। यहां सही करने के लिए 45 नंबर हटाने पड़े, यहां सही करने के लिए 9 नंबर देने पड़ेंगे। फिर भी ओवरऑल अगर देखते हैं, तो ओवरऑल देखोगे तो मुझे 36 नंबर्स तो अभी भी कम करने पड़ेंगे ना। तो 36 नंबर्स का गैप तो बन रहा है, मतलब 36 नंबर्स मुझे कम करने पड़ेंगे। और एक चीज का हमेशा याद रखना, एवरेज का मतलब क्या होता है? एवरेज होता है इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। तो अगर मुझे एवरेज निकालनी है पूरी क्लास के, तो करने का तरीका क्या है कि ये जो 36 नंबर कम हो रहे हैं, ये कितने बच्चों में डिवाइड हो जाएंगे? 100 बच्चों में। तो हर एक बच्चे के कितने मार्क्स कम हो जाएंगे? तो माइनस करना पड़ेगा 0.36। एक चीज ध्यान से समझो, हर एक बच्चे के कितने नंबर कम हो जाएंगे? माइनस का 0.36 कम हो जाए। एवरेज क्या होता है? इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। 36 नंबर कम करने थे, तो 36 नंबर सभी में बराबर बटेंगे, तो हर बच्चे के 0.36 नंबर क्या हो जाएंगे? कम हो जाएंगे। तो पहले एवरेज जो थी, उससे मुझे क्या करना पड़ेगा? 0.36 माइनस करना पड़ेगा। पहले एवरेज कितनी थी? 46। उसमें से माइनस कर दूं अगर मैं 0.36, तो मेरे पास आंसर क्या आ जाएगा? 45.6, यानी 45.64। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर होता है। तो कुछ नहीं करना होता है इसमें, बहुत ज्यादा टोटल वगैरह करने की जरूरत नहीं है। बस ये ध्यान रखना है कि जो गलत चीज है उसको सही करना है, और गलत को सही करने के लिए ओवरऑल चेंज देख लो कितने का करना पड़ रहा है, वो फिर सभी बच्चों में डिवाइड होगा। इसका ध्यान रखना सब लोग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन सिंपल इंटरेस्ट का है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से समझना। क्वेश्चन कह रहा है कि किसी सम पे जो सिंपल इंटरेस्ट है 3 साल के लिए 12.5% के हिसाब से, वो 3500 प्रिंसिपल से क्या है? कम है। तो भाई सिंपल इंटरेस्ट में तो एक चीज समझ लो कि इंटरेस्ट हमेशा किस पे लगता है? प्रिंसिपल पे लगता है। अगर वो कह रहा है कि 12.5% रेट ऑफ इंटरेस्ट है, 12.5% पर एनम, ये मैंने कांस्टेबल के जो पिछली सीरीज भी है, पिछले जो क्लासेस ली हैं, उसमें भी ये चीज बताई है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको किसके बारे में बताता है? रेट ऑफ इंटरेस्ट बताता है आपको 1 साल के बारे में, लेकिन सिंपल इंटरेस्ट आपको टोटल डाटा देता है कि टोटल कितना इंटरेस्ट मिला है। इस चीज का ध्यान रखना। 12.5% पर एनम अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट है, तो 12.5% की वैल्यू क्या होती है? भाई इसकी वैल्यू होती है 1/8। अभी हमने पिछले वाले क्वेश्चन में भी देखे हैं ये चीज। 12.5% की वैल्यू क्या होती है? 1/8। इसका मतलब क्या है? हमेशा याद रखना, रेट ऑफ इंटरेस्ट हमेशा किस पे लगता है? प्रिंसिपल पे। तो मतलब 8 रुपए अगर प्रिंसिपल है, तो 1 रुपए का मुझे इंटरेस्ट मिल रहा है 1 साल में, इन 1 ईयर। 8 रुपए का अगर मेरे पास प्रिंसिपल है, तो 1 रुपए का इंटरेस्ट मिल रहा है 1 साल में। अब आ जाओ यहां पे, प्रिंसिपल कितना है हमारे पास? भाई प्रिंसिपल है हमारे पास 8। 1 साल में अगर 1 रुपए इंटरेस्ट मिल रहा है, तो यहां 3 साल की बात हो रही है, तो सिंपल इंटरेस्ट कितना मिल जाएगा? मैंने आप लोगों को बताया हुआ है कि इंटरेस्ट हर साल सेम रहता है। पहले साल 1 रुपए मिला, दूसरे साल भी 1 मिलेगा, तीसरे साल भी 1 मिलेगा, तो 3 साल में टोटल सिंपल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा? 3 रुपए हो जाएगा। ध्यान से समझना,
हर साल 1-1 रुपए के हिसाब से अगर मैं इंटरेस्ट लगाता हूं तो 3 साल में इंटरेस्ट कितना हो जाएगा? 3 रुपए। अब मुझे एक चीज बताओ, यहाँ गैप कितने का बन रहा है? तो भाई सिंपल इंटरेस्ट हमारा प्रिंसिपल से यहाँ कितना कम है, तो ये गैप कितने का आ रहा है? 5। लेकिन उसने मुझे कहा है कि ये गैप है कितने का? 3500 रुपए का। तो अब निकाल लो, 5 से 3500 बनाने के लिए मुझे किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 700 से करना पड़ेगा। 5 से अगर मुझे 3500 बनाना है, उसने गैप ही दिया था कि प्रिंसिपल और सिंपल इंटरेस्ट में गैप कितने का है? 3500 का। तो मैंने यहाँ गैप 5 का निकाला, उसकी वैल्यू 3500 है। 700 टाइम्स यहाँ है, तो आपसे पूछा था प्रिंसिपल निकाल लो, तो भाई प्रिंसिपल निकल जाएगा। कर दो प्रिंसिपल को भी 700 से मल्टीप्लाई, तो यहां पर कितना आ जाएगा? 5600 आपका प्रिंसिपल वैल्यू आ जाएगी। यानी ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर। तो कुछ नहीं करना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट की वैल्यू पता होनी चाहिए। रेट ऑफ इंटरेस्ट 12.5% था। 12.5% मतलब 1/8। 8 रुपए प्रिंसिपल है तो 1 रुपए का इंटरेस्ट मिल रहा है 1 साल में। तो 1 साल में अगर 1 रुपए मिला है तो 3 साल में कितना मिल जाएगा? सिंपल इंटरेस्ट ये यहां पर मेंशन कर देना, ये 3 इयर्स का है। सिंपल इंटरेस्ट जो 1 साल में 1 रुपए था, तो 3 साल में कितना मिल जाएगा? 3 रुपए। उसने कहा 3 साल बाद जो सिंपल इंटरेस्ट है वो 3500 कम है प्रिंसिपल से, तो यहां सिंपल इंटरेस्ट कितना कम हो रहा है? 5। इसकी वैल्यू दी हुई है 3500। 700 से यहां करो, 700 से वहां करो, आंसर आ जाएगा। तो उम्मीद करता हूं आज वाली क्लास में आप लोगों ने अपने आप भी क्वेश्चन सॉल्व कर लिए होंगे। इसी तरीके से साथ साथ प्रैक्टिस करते रहो और इन क्वेश्चंस को एक बार अपने हाथ से भी जरूर बना लेना। ठीक है, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। तब तक अपना बहुत ध्यान रखिए और प्रैक्टिस करते रहिए। थैंक यू।